हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री वाला तीसरा पार्ट, जिसमें हमने पिछले वीडियो में ख़त्म किया था कि यूरोप से जो कंपनियां आ रही हैं उसके आने के क्रम में हमने पढ़ा था पुर्तगालियों के बारे में। और पुर्तगालियों के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना था, समझा था, और उसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उन दोनों पार्ट्स को। उसके बाद ये तीसरा पार्ट आ जा रहा है जो कि उस दोनों पार्ट्स का हिस्सा है। अगर आपने उन दोनों को देखा है तभी आप इसको अच्छे समझ पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले देखा था कि भारत में कंपनियां आनी शुरू हो गई थी, और यूरोप की कंपनियां भारत के आने के क्रम में कौन कौन सी कंपनियां थी जिन्होंने यूरोप में अपना कंपनी स्थापित किया था, उसको भी हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी। पुर्तगाली के बाद डच आएंगे, डच के बाद फिर ब्रिटेन के बाद फ्रांस। तो इसको हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले पुर्तगालियों का चैप्टर ख़त्म कर लिया है कि पुर्तगाली कैसे आए थे। पुर्तगाली का नाविक था वास्को डी गामा, वो सबसे पहले भारत आता है। तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फिर से। तो सबसे पहले हम लोग इसे मैप पे देखेंगे। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप हो गया। वर्ल्ड मैप में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में यहाँ पे है अफ्रीका। अफ्रीका के रास्ते से अफ्रीका, और यहाँ पे है यूरोप है यहाँ पे, यूरोप और अफ्रीका। तो यूरोप से निकल कर के वास्को डी गामा, यूरोप में पुर्तगाल है, पुर्तगाल से निकल कर के वास्को डी गामा इस रास्ते से होते हुए, यहाँ से होते हुए उत्तरी आसांत द्वीप पहुँचता है। और फिर उससे रास्ता नहीं मिलता तो वापस लौट जाता है, और उसके बाद वो दोबारा से फिर से निकलता है भारत को खोजने के लिए। तो दोबारा से जब वो निकलता है तो फिर वो निकल के फिर से यहाँ तक आता है, और यहाँ पे उसे एक नाविक मिलता है, और उसी नाविक की सहायता से, जिसका नाम नाविक की सहायता से वो पहुँच जाता है यहाँ पे केरल के तट पे पहुँच जाता है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कि भारत के केरल के तट पे पहुंचता है, और वहाँ पे राजा जामोरिन इसका बहुत स्वागत करते हैं, और उसके बाद भारत से यूरोप का व्यापार स्टार्ट हो जाता है। तो इस रास्ते, जहाँ यूरोप के रास्ते से वास्को डी गामा चल करके उत्तरी आसांत द्वीप से पहुँचा था, तो इसी रास्ते को उत्तरी आसांत द्वीप कहते हैं। केप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया था जिस रास्ते से वास्को डी गामा भारत पहुँचता है। और ये जो एक हम लोग देखते हैं इसको ग्राफ बना के, ये इंडिया हो गया, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका हो गया, यूरोप। तो यूरोप से निकलता है वास्को डी गामा, और वो यहाँ तक पहुँच करके वापस लौट जाता है। फिर दोबारा से जब 1498 में निकलता है, 1498 में वास्को डी गामा निकलता है यूरोप से, निकल के फिर इस रास्ते पे आता है। तो उसे एक गुजराती नाविक मिलता है जिसका नाम था अब्दुल मजीद, और उसी गुजराती नाविक का पीछा करते हुए वास्को डी गामा पहुँच जाता है भारत के तट पे केरल के कालीकट पहुँचता है। केरल के कालीकट पर पहुंच जाता है, और वहाँ का शासक था जामोरिन, जो कि वास्को डी गामा का बहुत स्वागत करता है, और उसके बाद यहाँ से मसाले और यहाँ का वस्त्र जो है उसको भर के देता है, और वहाँ से वापस लौट के वो जाता है यूरोप, और 3 गुना 4 गुना मुनाफा कमाता है, और उसके बाद अन्य कंपनियां भारत आने लगती हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसी रास्ते को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, उत्तरी आसांत द्वीप। केप ऑफ गुड होप, इस रास्ते का नाम है केप ऑफ गुड होप, उत्तरी आसांत द्वीप। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको हमने पढ़ा, और ये आप लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि पुर्तगाली नाविक आता है भारत, फिर क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद
बहुत सारी बातें होती है जिसको आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो पुर्तगालियों द्वारा एक व्यवस्था लाई गई थी, कार्टेज व्यवस्था, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। कार्टेज व्यवस्था क्या था? तो कार्टेज का अर्थ होता है परमिट। तो परमिट किसको कहते हैं? जब किसी को कोई क्षेत्र में व्यापार करना होता है तो उसको परमिट लेना पड़ता है। तो कार्टेज का अर्थ होता है परमिट, और बिना परमिट के हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकते थे। तो ये कार्टेज जो था वो हिंद महासागर में व्यापार करने का परमिट था। जिसके पास ये परमिट होता था वही हिंद महासागर के रास्ते से हिंद महासागर के रास्ते में जा कर के दूसरे देश जा सकता था। तो कार्टेज का अर्थ है परमिट के बिना हिंद महासागर में व्यापार करने वाले भारतीय, अरबी तथा मुगलों को अरब सागर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। तो हिंद महासागर में व्यापार करने वाले भारतीय, अरबी तथा मुगलों को अरब सागर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। ये था कार्टेज व्यवस्था कि हिंद महासागर से अरब सागर में कैसे जाया जाए, उसका एक परमिट होता था। जिसके पास परमिट नहीं होता था वो नहीं जा सकता था यहाँ पे व्यापार करने। तो ये हम याद रखना है कि कार्टेज व्यवस्था क्या थी। उसके बाद देखेंगे पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण हैं। पुर्तगाली भारत आए थे और बहुत व्यापक तौर पे यहाँ पे आके बस गए थे और बहुत सारे क्षेत्रों पे उनका कब्जा भी हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़ा था कि पुर्तगाली अपने एक हाथ में तलवार और एक हाथ में क्रूस लेके आए थे। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ की चकाचौंध और धन संपदा को देख करके वो पूरे एकदम आत्मविभोर हो जाते हैं और अपने हाथ में रखी तलवार को वो ज़मीन पे रख देते हैं और एक हाथ से सोना बटोरने लगते हैं। लेकिन एक हाथ से जब नहीं वो हो पाता उनका पूरा काम तो वो क्रूस को भी रख देते हैं और दोनों हाथ से सोना बटोरने लगते हैं। तो यही उनके यहाँ पे पतन का मुख्य कारण रहा कि यहाँ की चकाचौंध देख करके वो सही से अपना कार्य नहीं कर पाए। और 1961 तक गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार रहा है आज़ादी के बाद, ये भी हमें याद रखना है। तो पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे? धार्मिक और वैवाहिक नीति। पुर्तगाली यहाँ पे आकर के धार्मिक और वैवाहिक नीति अपनाने लगे थे और यहाँ पे विवाह करने लगे थे यहाँ के लोगों से, और वैवाहिक नीति और धार्मिक नीति करने लगे थे, जिससे यहाँ के लोगों में गहरा क्षोभ था और यहाँ के लोग बहुत इसके विरोध में थे कि पुर्तगालियों से विवाह क्यों किया जाए और ईसाई धर्म को क्यों अपनाया जाए। तो ये भी बहुत बड़ा कारण रहा, धार्मिक और वैवाहिक नीति। उसके बाद अपूर्ण राजनीतिक नीति। पुर्तगालियों का कोई राजनीतिक नीति नहीं था कि वो किस नीति के अनुसार भारत पे शासन करे। तो एक अपूर्ण राजनीतिक नीति के चलते भी यहाँ पे पुर्तगालियों का पतन हो जाता है। उसके बाद स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय। स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय कर लिया जाता, तो ये भी एक कारण रहा पुर्तगालियों के पतन का। फिर अंग्रेजी एवं डच शक्ति का भारत में प्रवेश। उसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं भारत में, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों के बाद डच आएंगे और डच के बाद अंग्रेज आएंगे, जिससे पुर्तगालियों की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कारण था। फिर ब्राज़ील की खोज के बाद पुर्तगालियों का पश्चिम की ओर झुकाव, और ब्राज़ील को भी धीरे धीरे नक्शे पर वो खोज लेते हैं और ब्राज़ील की खोज के बाद पुर्तगालियों का पश्चिम की ओर झुकाव ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते भी भारत में उनका पतन होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पतन का कारण था वैवाहिक और धार्मिक नीति, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत गहरा ठेस पहुँचा था। और यहाँ पे शादियाँ पुर्तगाली, और जैसे हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि दहेज में मुंबई को दे दिया गया था, तो ये सारी घटनाएं भी घटित हो रही थी। तो ये सारा पुर्तगालियों के पतन का कारण है। पुर्तगाली भारत में आए बहुत मजबूत स्थिति में, लेकिन वो सही से अपना कार्य नहीं कर पाए, जिसके चलते उनका पतन हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों का प्रभाव क्या पड़ता है। पुर्तगाली जो भारत में आते हैं तो उनके आने का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमने अभी देखा कार्टेज व्यवस्था, फिर पुर्तगालियों के पतन के कारण, और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों का प्रभाव क्या पड़ता है भारत में। यूरोपीय कंपनियों को भारत में प्रवेश का मार्ग मिला। यूरोपीय कंपनियों को भारत में प्रवेश का मार्ग मिला। तो वास्को डी गामा जब भारत आता है तो उसके बाद उसको देख करके ही अन्य कंपनियां भी भारत आने लगती है, और केप ऑफ गुड होप को खोजने वाला वास्को डी गामा पहला नाविक था। उसके बाद
उसको देखकर ही अन्य कंपनियां भारत में प्रवेश करती है। इसने प्रवेश का मार्ग बताया था लोगों को। भारतीय उत्पाद का यूरोप में प्रसार। भारतीय उत्पाद का जब यहाँ से वास्को डी गामा यहाँ की सामग्रियों को लेकर यूरोप जाता है तो यूरोप के बाज़ार में भारतीयों की सामग्रियों का प्रसार बहुत तेज़ी से होने लगता है। जैसे यहाँ के मसाले, कपड़े सब बहुत ही फेमस हो जाते हैं। उसके बाद भारत में ईसाई धर्म का प्रचार। भारत में पुर्तगालियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार भी किया जाने लगा था। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, लीची, संतरा, काजू आदि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही लाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें पहले भारत में नहीं होती थी। तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, लीची, संतरा और काजू, ये सारी चीज़ें भारत में लाने वाला पुर्तगाल ही था। तो ये भी हमें याद रखना है कि पुर्तगालियों के द्वारा कौन कौन से चीज़ें लाई गई थी भारत में। तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, लीची, संतरा, काजू, ये सारी चीज़ें पुर्तगाली भारत में लेकर के आते हैं। और भारत में सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगालियों के द्वारा होता है। गौथिक स्थापत्य कला का प्रवेश। और गौथिक स्थापत्य कला का प्रवेश भी भारतीय कला में पुर्तगालियों द्वारा होती है। अब चलिए गौथिक स्थापत्य कला क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो इस तरह का जो देखेंगे हम लोग, ये संरचना जो होती है इसको गौथिक कला कहते हैं। जो नुकीली किला टाइप का जो किला जो बनाया जाता था वो गौथिक कला होता था। जैसे दीवार होता है और उसके ऊपर ऐसे बना दिया जाता था, इसको कहते थे गौथिक कला। तो इस तरह की जो बिल्डिंग होती थी उसको पुर्तगालियों ने ही लाया था। नुकीले जिसमें छत होती थी वो गौथिक कला कहलाती है और इसका विकास पुर्तगालियों के द्वारा ही हुआ था। तो ये भी इतने सारे कार्य जो है, इतना सारा प्रभाव भारतीय संस्कृति और कला पे पुर्तगालियों के द्वारा पड़ता है। उसके बाद काफिल व्यवस्था क्या कहलाती थी। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे और उनको लगता था कि उनके अलावा सागर में कोई भी अपना इधर से उधर आ जा नहीं सकता है। तो काफिल व्यवस्था इनके द्वारा लाई गई थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बदलाव थे जो पुर्तगालियों के द्वारा भारतीय व्यवस्था में आए थे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डच कंपनी के बारे में, फिर अंग्रेज़ों के बारे में, फिर फ्रांस के बारे में। तो इसी को सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और देखते रहिए आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आप एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।